इस्तेमाल करना है अपने स्क्रिप्ट में। स्किल 10, हाउ टू इंपोर्ट लाइब्रेरीज एंड यूज लाइब्रेरी फंक्शंस। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है इस पूरे स्किल के जो डिस्कशन है उसमें, तो आप जगह जगह वीडियो रोक कर इस टेक्स्ट को खुद ही पढ़ सकते हैं अगर आप महसूस करें कि मैंने उसके बारे में कुछ कम बताया है। पाइथन स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, रूल्स कह लें, जो बताता है कि पाइथन लैंग्वेज क्या करती है। पाइथन इम्प्लीमेंटेशन वो सॉफ्टवेयर होगा जो उन रूल्स या स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करने के लिए जो उस स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं। A Python distribution is a package or bundle that includes a Python implementation at the minimum। यानी Python डिस्ट्रीब्यूशन में Python implementation होगी और साथ में दीगर बहुत से टूल्स या लाइब्रेरीज भी बंडल करके पेश किए जा रहे होंगे, उसे हम नाम देंगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम अमूमन एनाकोंडा नाम की डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करके इंस्टॉल की होती है हमने। उसके अंदर पाइथन के कई आईडीईज या कई इन्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं, दीगर भी कुछ टूल्स या लाइब्रेरीज बहुत सारी मौजूद होती हैं। A Python IDE, Integrated Development Environment, is a software that is built on top of a Python distribution to facilitate the development and execution of Python programs। यानी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ने सारा पूरा मैकेनिज्म और सेटअप देना है, उसे मजीद फैसिलिटेट करने के लिए आईडीई की लेयर ऊपर होती है, जिसके जरिए से हम डिस्ट्रीब्यूशन की जो चीज़ें हैं उन्हें आसानी के जरिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज की आईडीई दरकार होती है आमतौर पे। सी लैंग्वेज की आईडीई इंस्टॉल कर लें और या सी प्लस प्लस की, तो ऑब्वियसली आईडीई के साथ कंपाइलर वगैरह भी बंडल्ड होते हैं, इंटरप्रेटर जो भी उसका मैकेनिज्म है, जो भी लाइब्रेरीज हैं, तो हम प्रोग्रामर्स के लिए उसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। फ्रॉम अ प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव, अगरचे इन टर्मिनोलॉजीज में फ़र्क है, हर चीज़ का अपना एक स्टेटस है, अपना एक मायने है, लेकिन जो आम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, हम आईडीई बोल जाएँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोल जाएँ, पाइथन बोल जाएँ, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन बोल जाएँ, तो ये जो टर्म्स हैं, ये इंटरचेंजेबल ही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जब काम करने बैठेंगे तो इन सब का एक-दूसरे से ताल्लुक है। अगर मैं कहूँ कि मैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मैं पाइथन की आईडीई तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन तो मौजूद है ही है, और पाइथन स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली उसकी बुनियाद पर ही ये पाइथन लैंग्वेज बनी। तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये टर्म्स प्रोग्रामर के आम लैंग्वेज में देखा जाए तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। लिहाजा आगे के डिस्कशन में अगर हम इनको इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं तो ये इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। स्क्रिप्ट या प्रोग्राम कह लीजिए, प्रॉपर वर्ड है स्क्रिप्ट का, लेकिन हम प्रोग्राम भी कह लेते हैं। सी सी प्लस प्लस में चूंकि प्रोग्राम इकट्ठा कंपाइल होता है तो उसे हम उन्होंने प्रोग्राम का नाम देते हैं, लेकिन पाइथन चूंकि पाइथन कंपाइलर नहीं होता, हम नाम दे लेते हैं, लेकिन बहरहाल पाइथन का इंटरप्रेटर होता है जो उसकी स्टेटमेंट्स या कमांड को वन बाई वन कंपाइल भी करता जाता है और साथ के साथ एग्जीक्यूट भी करता जाता है। तो ऐसी कलेक्शन ऑफ कमांड्स को हम स्क्रिप्ट का नाम देते हैं, लेकिन आम ज़बान में हम पाइथन प्रोग्राम भी कह लेते हैं और पाइथन स्क्रिप्ट भी कह लेते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये एग्जीक्यूटेबल का फाइल होती है, बेसिकली इसमें क्या है, स्टेटमेंट्स और कमांड की कलेक्शन है। मॉड्यूल भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, दैट इज इंटेंडेड टू बी इंपोर्टेड इनटू स्क्रिप्ट्स एंड अदर मॉड्यूल्स, जो दूसरे मॉड्यूल्स या स्क्रिप्ट में इंपोर्ट की जाती है ताकि उसमें जो मौजूद फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल में लाया जा सके। तो यहाँ पे इंपोर्ट का वर्ड हम पाइथन की जो है टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। पैकेज इज अ डायरेक्टरी और फोल्डर, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है बल्कि ये डायरेक्टरी है, फोल्डर है। इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स and a file with name underscore underscore init underscore underscore dot py, ये फाइल भी उसमें होती है, इसको हम नाम देते हैं पैकेज का। A package is simply a namespace and it helps to organize the modules। A package may contain sub packages inside it। लाइब्रेरी भी एक डायरेक्टरी या फोल्डर है जिसमें पैकेजेस की या मॉड्यूल्स की कलेक्शन हो सकती है, उसे हम लाइब्रेरी का नाम देते हैं। अब पाइथन के साथ एक आती है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके अलावा थर्ड पार्टीज ने, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने, मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप्स ने, यूनिवर्सिटीज ने, इदारों ने अपने अपने इस्तेमाल के लिए अपनी अपनी पाइथन लाइब्रेरीज भी बनाई होती हैं। वो भी आप अपने पास इंपोर्ट करके जो अवेलेबल हों, जो ओपन सोर्स हों स्पेशली, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाइथन की स्पेशलिटी ये है असल में कि पाइथन की पॉपुलैरिटी की
कि बहुत सारी फ़ील्ड्स, बेतहाशा फ़ील्ड्स, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के एक्सपर्ट्स ने अपने-अपने एरियाज़ में काम करने के लिए जो रेलेवेंट फंक्शनैलिटी है, जो काम करने होते हैं, उसकी लाइब्रेरीज़ बना-बना के रख दी हैं। तो लिहाज़ा कोई भी रिसर्चर हो किसी फ़ील्ड का अमूमन, वो जब अपना काम पाइथन में स्टार्ट करेगा, तो उस फ़ील्ड की कंप्यूटेशन के लिए उसको बनी-बनाई बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो उसका अपना कोड डेवलपमेंट का टाइम है, वो बच सकता है अगर वो उन बनी-बनाई लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करे और उनसे वो काम ले ले। और कहीं अपना कोई कोड इज़ाफ़ा करना है तो वो भी कर सकता है, लेकिन बहरहाल कोई रूटीन के काम हैं, जो पहले से दुनिया करना जानती है और तो वो वाला काम वहाँ से उन लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करके किया जा सकता है। तो एक पाइथन में फंक्शंस वो हैं जो उसके अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एक फंक्शंस वो हैं जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद मॉड्यूल के ज़रिए से आते हैं, और उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये हम स्किल 2 में देख चुके हैं। तीसरी वो लाइब्रेरीज़ हैं या मॉड्यूल्स हैं जो कि थर्ड पार्टीज़ ने बनाई हुई हैं, वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे जो डिटेल्स हैं कुछ हमने स्किल 2 में डिस्कस कर ली हैं, बाकी आप स्क्रीन पास करके देख सकते हैं। A Python framework is a kind of Python library, but with much more complexity. A framework contains the basic flow and architecture of the application. पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ज़िक्र कर चुका हूँ इसका। पाइथन स्टैंडर्ड लैब में जो मॉड्यूल्स हैं, उनमें कलेक्शंस का मॉड्यूल है, सीएसवी है, डेट टाइम, डेसिमल, मैथ मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह कुछ और मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। तो इन मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करके हम जो इसमें मौजूद फंक्शंस हैं, उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ की बात कर ली जाए, स्पेशली उन लाइब्रेरीज़ की जो कि डाटा साइंस या मशीन लर्निंग से रेलिवेंट हैं, तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए जो लाइब्रेरीज़ हैं, नमपाई है, साइपाई है, स्टैट्स मॉडल है, नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन, साइपाई साइंटिफिक पाइथन, स्टैट्स मॉडल। डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए पांडास या पैंडस नाम की लाइब्रेरी है। ये वर्ड बेसिकली पैनल डेटा, पैन डे पेंडेस, तो पेंडेस भी कह सकते हैं और पैनल और ये पांडास भी कह सकते हैं। ये लाइब्रेरी किस लिए इस्तेमाल होती है? डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए। यानी इसमें एक तो अगर हम डिटेल में बात करेंगे, खासतौर पे स्किल 11 में थोड़ा-सा हम तबसरा करेंगे इसके ऊपर कि पाइथन में जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स मौजूद हैं, प्रिमिटिव आप देख चुके हैं, कुछ होती हैं नॉन प्रिमिटिव, यानी सेट ऑफ वेरिएबल्स का एक वेरिएबल अरे जिसको आप बोलते हैं। तो जो पाइथन में अवेलेबल हैं, लिस्ट है, टपल्स हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत से मौकों के लिए जो इनके फीचर्स या कैपेबिलिटीज़ हैं वो नाकाफ़ी हो जाती हैं। तो जो डेटा साइंस के लोग हैं वो पैंडस नाम की लाइब्रेरी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ताकि पैंडस के ज़रिए से अरेज़ नए स्टाइल के क्रिएट किए जा सकें जो ज़्यादा वर्सटाइल होती हैं एज़ कंपेयर टू दोज़ व्हिच आर अवेलेबल इन द पाइथन। तो ये डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं बेसिकली, और ऑब्वियसली जो उनसे मुतल्लिका उन जैसे जो ऑपरेशन होते हैं उसमें भी हेल्प आउट करेगी। विजुअलाइज़ेशन के लिए मैटप्लॉटलिब भी है, सीबोर्न भी है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होंगी जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए साइकिट-लर्न बहुत बेसिक लाइब्रेरी है, केरास है, पाइटार्च, टेंसरफ्लो बहुत रिच लाइब्रेरी है, ओपन एआई जिम, इस तरह और काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरीज़ हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए अगरचे ऊपर ये जो केरास, पाइटार्च वगैरह हैं, ये भी इस्तेमाल हो जाएँगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं जैसा कि ये एनएलटीके, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट है, टेक्स्ट ब्लॉब है, इस तरह की लाइब्रेरीज़ भी अवेलेबल हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि सैकड़ों लाइब्रेरीज़ में से कुछ मशहूर लाइब्रेरीज़ का हमने यहाँ बतौर एग्ज़ाम्पल ज़िक्र किया है, अदरवाइज़ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देयर आर टू कॉमन वेज ऑफ यूजिंग अ फंक्शन और मेथड अवेलेबल इन अ पाइथन लाइब्रेरी और मॉड्यूल। सपोज दैट द प्रोग्रामर वांट्स टू यूज द पाइथन मेथड्स से डूलिटल एंड क्राउड फ्रॉम अ लाइब्रेरी और मॉड्यूल से डायरेक्ट सॉल्व। यानी डायरेक्ट सॉल्व की फर्ज करने को लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम है डोलिटल, दूसरे का नाम है क्राउड। फंक्शन कह लें या मेथड कह लें। फर्दर assume that requires each of the method requires two variables, say a and b, as input and returns an output that is received in a variable. The two ways of using the methods are explained below.
हम ये कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट सॉल्व नाम का मॉड्यूल या लाइब्रेरी है, मॉड्यूल कह लीजिए मोर प्रिसाइजली, उसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो अपने स्क्रिप्ट के शुरू में ऊपर इंपोर्ट का वर्ड लिखेंगे, इंपोर्ट, आगे लाइब्रेरी का नाम, उसके बाद एज लिखकर उसका हम कोई निक नेम रख देंगे, कोई एलियास रख देंगे, डीएस। क्योंकि हमने बार बार आगे इसका हवाला देना है तो उसका कोई शॉर्ट सा नेम रख दें। तो डायरेक्ट सॉल्व का सपोज हमें नाम रख दिया डीएस, इंपोर्ट डायरेक्ट सॉल्व एज डीएस। उसके बाद जो काम मतलब कोड चलता रहे एज यूजुअल, जहां जरूरत पेश आएगी तो आप डीएस लिखकर उसके बाद डॉट लगाएंगे और उसके बाद जो फंक्शन इस्तेमाल करना है उसको इनपुट देंगे। जो आउटपुट आएगी वो इक्वल के लेफ्ट साइड में मौजूद रेफरेंस को असाइन कर दें। सिमिलरली डीएस डॉट क्राउड भी कॉल हो सकता है। और ये ए कोमा भी इसलिए लिखा है कि ऊपर बताया गया था कि ये दोनों फंक्शन दो चीजें मांगते हैं, ए और बी, जो भी ये वेरिएबल्स हैं, तो ये एज ए आर्गुमेंट्स इन्हें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इनकी वैल्यूज एज ए आर्गुमेंट इन्हें मिलेंगी। डू लिटिल उन पे काम करेगा, लेकिन डू लिटिल है कहाँ पे? वो डीएस लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की है डीएस के नाम से, असल नाम उसका डायरेक्ट सॉल्व है, लेकिन हमने उसका नाम रख लिया है डीएस। अब हमें वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम नाम चेंज नहीं कर सकते, जो हमने खुद सेट किया अपनी मर्जी से। तो डीएस नाम रखा है हमने उसका, तो हम डीएस करके यूज करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम एलियस ना रखें। तो उस केस में हमें ऐसा करना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व डॉट डोलिटिल, डायरेक्ट सॉल्व डॉट क्राउड। तो ये एक तरीका, मतलब ये दो स्टाइल हो गए, लेकिन पहला तरीका ही है, इसका नाम है इंपोर्टिंग अ कंप्लीट मॉड्यूल देन कॉलिंग एनी ऑफ इट्स मेथड्स। जब हम ऐसा करते हैं इस अंदाज में या ऐसे करते हैं इंपोर्ट डायरेक्ट सॉल्व, तो इससे डायरेक्ट सॉल्व के अंदर मौजूद तमाम फंक्शन की फंक्शनैलिटी हमें हासिल हो जाती है। हम कोई भी फंक्शन कहीं भी अपने कोड में उसके बाद अपने स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम उसका नाम कुछ रख लेते हैं, इफ वी सेट एन एलियस देन वी हैव टू यूज दैट एलियस फॉर कॉलिंग एनी फंक्शन ऑफ दैट मॉड्यूल। अदरवाइज इफ वी यूज द ओरिजिनल नेम इट विल बी एन एरर। इंपोर्टिंग ओनली सम स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ अ मॉड्यूल। अगर हम समझते हैं कि मॉड्यूल में बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, लेकिन मुझे कुछ मखसूस एक दो ही चाहिए या एक ही चाहिए, फॉर एग्जांपल दो चाहिए, तो उस केस में आप उनका नाम लेकर सिर्फ उतनी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम, लाइब्रेरी नेम, डायरेक्ट सॉल्व जो भी हो, इंपोर्ट फ्रॉम डैश इंपोर्ट डैश, यानी इसमें से इंपोर्ट कर लें, फ्रॉम दिस इंपोर्ट कर लें। जो जो इंपोर्ट करना है वो कोमा सेपरेटेड लिस्ट बना दें। डू लिटिल भी इंपोर्ट कर लो, कोमा क्राउड ये भी इंपोर्ट कर लो, कोमा कुछ और भी है तो वो भी कर लो। जितनी चीजें आपने इंपोर्ट करनी है उनकी लिस्ट बना दें, एक कोमा सेपरेटेड आइटम्स लिख दें। उसके बाद भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस में हमने किसी मॉड्यूल का कोई स्पेसिफिक मेथड या मेथड्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं। डायरेक्ट सॉल्व में अगर कोई मजीद फंक्शंस या मेथड्स मौजूद हैं, हम वो यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने पूरी जो डायरेक्ट सॉल्व मॉड्यूल है वो इंपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें इंपोर्ट की हैं। तीसरा एक और है कि इंपोर्टिंग अ कंप्लीट लाइब्रेरी यूजिंग द वाइल्ड कार्ड एस्टेरिक। एस्टेरिक यूज करके, इसे वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं, आपने सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है। द रेलिवेंट स्टेटमेंट्स इन द स्क्रिप्ट्स आर रिटन एज बिलो। हम कहेंगे फ्रॉम डायरेक्ट सॉल्व इंपोर्ट एस्टेरिक, यानी डायरेक्ट सॉल्व में से सब कुछ इंपोर्ट कर लें। तो इस केस में हमें लाइब्रेरी का नाम लिखने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। x1 इक्वल टू डू लिटिल ए बी, x2 इज इक्वल टू क्राउड हमने पहले की तरह इस्तेमाल कर लिया। इस बार हमने उससे पहले लिखा भी कुछ नहीं, इस केस में भी नहीं लिखा था और इस केस में भी नहीं लिखा था, लेकिन पहले वाले केस में हमें लिखना जरूरी है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका वो पहले वाला ही है। दिस वे any method from direct solve module can be called anywhere and any number of times in the program. The complete library is loaded in the memory. Using wildcard asterisk to import the whole module is not recommended usually, because this style imports all the functions and classes so that uh, their names may cause conflict with the names of user defined functions and the functions of other imported libraries. बाज बात ये होता है कि आपने अगर एस्टेरिक यूज करके मोर देन वन लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं, import this from this import star, from this import star, मल्टीपल लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए हैं और स्टार के जरिए से, अगर उन दो डिफरेंट लाइब्रेरीज में कोई ऐसा फंक्शन हुआ कि जिसका नाम कॉमन है,
तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट ना आने दें, लिहाज़ा जो पहला स्टाइल है इम्पोर्ट दिस एज़ दिस ये वाला करना बेस्ट है। उसके बाद जब भी हम यूज़ करेंगे फ़ंक्शन तो साथ में हमें लाइब्रेरी का एलियास लिखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें पता है कि डी डू लिटिल जो इस्तेमाल हो रहा है ये डीएस का है। इस तरह अगर कोई इस नाम का कोई और फ़ंक्शन भी है और वो किसी और लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उस लाइब्रेरी वाला एलियास जो हमने रखा होगा वो हम साथ यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इनमें फ़र्क करने में आसानी होती है। अब एग्ज़ाम्पल की जानिब चलते हैं, ये एक छोटा-सा प्रोग्राम है जिसमें हम अ, ट्रायंगल की 3 साइड्स की लेंथ 3 वेरिएबल्स में इनपुट लेते हैं और ये एज़ अ फ्लोट वैल्यू लेते हैं। उससे पहले हमने इम्पोर्ट मैथ कर लिया क्योंकि हमने मैथ मॉड्यूल का एक फ़ंक्शन यूज़ करना है। लाइन 7 में तीनों साइड्स के लेंथ का सम किया गया, 2 से डिवाइड कर लिया गया। अब ये एक फ्लोट बन जाएगा। इस सिंगल स्लैश की वजह से एस को एक फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी। अब ये एक फ़ॉर्मूला है एरिया कंप्यूट करने का, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। अब ये एस इसके लिए एसक्यूआरटी नाम का फ़ंक्शन है जो कि मैथ मॉड्यूल का हिस्सा है। ऊपर हमने लिखा है इम्पोर्ट मैथ, तो लिहाज़ा हम मैथ डॉट एसक्यूआरटी करके ये वाली फंक्शनैलिटी ले सकते हैं। जो आंसर आएगा वो एरिया को मिल जाएगा, हम वो प्रिंट करवा सकते हैं। A call to SQRT function of math module is being made। यानी इस स्टेटमेंट में जो लाइन नंबर 9 पे है, इसमें SQRT नाम का फंक्शन कॉल किया जा रहा है, जो कि मैथ मॉड्यूल का हिस्सा है। तो उसे कॉल करने का ये तरीका हो गया। मॉड्यूल नेम डॉट वो जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें जो फंक्शन माँगता है। तो बेसिकली ये एक सिंगल वैल्यू है, एक्सप्रेशन तो है लेकिन बहरहाल ये एस स्टार इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। तो ये क्वांटिटीज़ बेसिकली ये जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इवैल्यूएट होके सिंगल वैल्यू बनेगा। एसक्यूआरटी को एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। तो इस तरह से हमने एक मॉड्यूल का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, तो ये हमने तरीका देख लिया हम कैसे इस्तेमाल किया करेंगे। यहाँ छोटी-सी बात एडिशनली बता दी गई है कि इंटरेस्टिंगली पाइथन में एसक्यूआरटी नाम का बिल्ट इन फंक्शन भी है और पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल मैथ में भी एसक्यूआरटी नाम का फंक्शन है। लेकिन जब मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट एसक्यूआरटी तो सिस्टम को पता है कि जो पाइथन का अपना एसक्यूआरटी फंक्शन है वो यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद मैथ मॉड्यूल जिसको कि मैंने इंपोर्ट किया है, उसका फंक्शन एसक्यूआरटी में कॉल कर रहा हूँ, ये लाइन नंबर 9 में। अमूमन ये तो ख़ैर इत्तेफ़ाक है कि एसक्यूआरटी नाम का फंक्शन ऐसा है जो कि पाइथन में बिल्ट इन भी है और पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मैथ मॉड्यूल में भी है। अदरवाइज़ ऐसा कम केसेज़ में होगा। इसके बाद ये बताया गया कि पाइथन के मैथ मॉड्यूल में 2 स्पेशल कांस्टेंट्स हैं। एक का नाम है पीआई जो कि वो जो सर्कल के लिए एक मखसूस रेशो है पाई वाली, ये उसको रिप्रेज़ेंट करता है और ये ई 2.71 जो एक ख़ास क्वांटिटी है लॉगरिदम के हवाले से, नेचुरल लॉग के हवाले से। तो ये इन 2 मैथमेटिकल कांस्टेंट्स पाई और ई के लिए मैथ मॉड्यूल में ये जो मैथ मॉड्यूल है अ, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, तो ये जो मैथ मॉड्यूल है, इस मैथ मॉड्यूल में पाई और ई नाम के मौजूद हैं। इसको आप मैथ डॉट पाई लिखकर या मैथ डॉट ई लिखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें अगर तो अपने प्रोग्राम में कहीं अगर आप लिखते हैं पाई इक्वल टू समथिंग, ई इक्वल टू समथिंग तो ये दोनों अपडेट हो जाएँगे। तो फिर उस ओरिजिनल का रेफरेंस लूज़ हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप पीआई नाम का वेरिएबल नेम ना रखें, ई नाम का वेरिएबल नेम ना रखें, क्योंकि ये मैथ के डिफाइंड जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इम्पोर्ट मैथ करने के बाद पाई आर स्क्वायर लिखना है आपने, तो पाई की जगह पे आ गया मैथ डॉट पाई, उसके बाद स्टार आर ये इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ये पाइथन एक्सप्रेशन हो गया। ये याद रहे कि मैथ डॉट पाई यूज़ करने से पहले ऊपर आपको इम्पोर्ट मैथ करना पड़ेगा। ये एक और एक्सप्रेशन है, इसे गौर से देखिए, एसक्यूआरटी भी चाहिए हमें इसमें कोसाइन फंक्शन भी यूज़ करना है, इसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेनी है। तो हमें 3 फंक्शन अगर आप नोट करें कॉल कर रहे हैं। मैथ डॉट एफ एबीएस, मैथ डॉट एसक्यूआरटी और मखसूस प्रॉपर प्लेस के ऊपर मैथ डॉट सीओएस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा कंसाइज़ फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी वाई इंटू वाई के बजाय वाई स्टार स्टार वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है? वाई स्टार वाई के बजाय वाई डबल एस्टेरिक 3 क्योंकि ये
जो डबल एस्टेरिक या एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है पाइथन में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला है, अब इसमें नोट करें हमें ई के लिए भी चाहिए, लॉग जो लॉग 10 बेस 10 वाला लॉग भी चाहिए, स्क्वायर रूट भी चाहिए, हमें साइन भी चाहिए। तो हमें मैथ डॉट ई भी इस्तेमाल किया, उसका हमने पावर एक्स ली, मैथ डॉट लॉग 10 भी इस्तेमाल किया, मैथ डॉट साइन भी इस्तेमाल किया, मैथ डॉट एसक्यूआरटी भी इस्तेमाल किया। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम कैसे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करके उसमें मौजूद लॉगरिदमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट और दीगर को बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनकी फंक्शनैलिटी अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।